जय हिंद दोस्तों, हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन। सभी आप लोग को यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, और इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और सभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, तो आप लोग इसको एकदम एक नज़र ज़रूर देख करके जाइए एग्ज़ाम में। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन जो भी आएंगे वह सभी आप लोग को कम से कम यहाँ से आने वाला है। तो आप लोग को 2 से 3 प्रश्न आप लोग को यहाँ पे आने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। सभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टि से, वह सभी यहाँ पे हम आप लोग के लिए लाए हैं। तो इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग को यहाँ से 1 से 2 नंबर आप लोग को बढ़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक देखिए 9 दिसंबर 1946 का। और यह भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था बिहार पुलिस में, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये सभी यहाँ से हम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सभी को देखेंगे। और यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है, ये फर्स्ट ड्राफ्ट सर सी.वी. रमन द्वारा तैयार किया गया था। यानी प्रथम प्रारूप जो था वह सी.वी. रमन के द्वारा तैयार किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख करके ज़रूर जाइएगा एग्जाम में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना की बात यहाँ किया गया है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो देखिए यह हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। उद्देश्य जो प्रस्ताव था यह संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखिए यहाँ पे कुल अधिवेशन की बात किया गया है, तो कुल अधिवेशन हुआ था यहाँ पे 11, ठीक है। और एक लास्ट में हुआ था, यानी कि 12 कुल टोटल अधिवेशन हुआ है इसमें। आगे यहाँ देखिए कि भारतीय संविधान में के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। यह क्वेश्चन भी आप लोग को बिहार पुलिस में पूछ दिया गया है। आगे यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक जो सलाहकार थे यह बी.एन. राव है, ठीक है। बी.एन. राव इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चलिए यहाँ आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तब बी.एन. राव हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? बी.एन. राव हो जाएगा संवैधानिक सलाहकार। आगे देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ठीक है, तो देखिए भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, याद रखना है। यह हुई संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और यह भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे और उससे रिलेटेड, ठीक है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है आगे का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिए इसको। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यह अस्थायी थे, ठीक है, अस्थायी थे। और अस्थायी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? देखिए पूर्णतः जो है लागू हुआ था तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्णतः संविधान, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक बार वीडियो को शेयर भी आप लोग करिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को यह क्वेश्चन जो है, यह भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस से पूछा गया है, ठीक है, कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यही देखिए यहाँ से दोनों क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अगर पूछ दिया आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो यह 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर को चुना गया था इनको। और आगे यहाँ देखते हैं कि संविधान निर्माण का
निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। ठीक है, कब से हुआ था? यह हुआ था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तुत किए थे उसी के दिन से संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। आगे देखते हैं 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, पूर्णतः अगर कहे कि लागू कब हुआ तो पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगर पूछे कि भारतीय संविधान स्वीकार कब किया गया या अंगीकार कब किया गया भारतीय संविधान को, तो यह 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूर्णतः लागू कहे तो यह याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। आगे देखते हैं कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो यह 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था जन गण मन को, याद रखना है। आगे देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? देखिए, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन जो है संविधान को भी लागू किया गया था पूर्णतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर पूछे कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। आगे देखते हैं संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है थे, तो यहाँ पे झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्रमुख समितियाँ एवं उसके अध्यक्ष है, तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय पूछे, अगर संघ पूछे या संघीय पूछे, दोनों आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ पूछे और इसी में संघीय खाली लगा दिया है तो याद रखना है यह दोनों हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर प्रांतीय संविधान समिति के पूछे प्रांत के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना है। ठीक है, और आगे यहाँ देखते हैं प्रारूप समिति के कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि प्रक्रिया नियम समिति के, ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और राज्य के लिए समिति, ठीक है, राज्यों के लिए समिति अगर पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और संचालन समिति आपसे पूछे तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह जीवी मावलंकर हो जाएंगे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। यहाँ आगे देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, यह जो हो जाएंगे अगर मिला लिया जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको छोड़ करके यहाँ पे 6 अन्य हो जाएंगे। देखिए नाम यहाँ देख लीजिए कि एन गोपालास्वामी अयंगर थे, फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी हो जाएंगे, बी.एल. मित्तर हो जाएंगे, और बाद में इसकी स्थान पर एन माधवा राव हो जाएंगे। ठीक है, यह जो आपको बी.एल. मित्तर थे, इनकी बाद में इनके स्थान पर कौन प्रतिनियुक्त किया गया, तो यह किया गया एन माधव राव को। फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह थे, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह, तथा डी.पी. खेतान के स्थान पर बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को भी इनके स्थान पर लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो यह 29 अगस्त को 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को यहाँ पे अध्यक्षता के लिए इनको गठित किया गया था प्रारूप समिति के लिए। कब, तो 29 अगस्त 1947 को। आगे देखिए कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो यह बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, याद रखना है। और यह 1947 से
50 में जब हुआ था तब बम्बई प्रेसिडेंसी से, और पहले कहाँ से हुआ था तो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में हुआ था। ठीक है, बाद में बम्बई से हुआ था, पहले बंगाल से हुआ था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से एक बार याद रखिएगा और याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान। ठीक है, तो अपना देश में कहाँ कहाँ से लिया गया है वह देख लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका से देखिए क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द लिया गया है कि हम भारत के लोग हैं, यह कहाँ से अगर पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कि अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली जो है यह कहाँ से लिया गया है। देखिए न्याय से यानी कि यह उच्चतम न्यायालय सब जो भी है ये सब प्रक्रिया जो लिया गया है न्यायाधीश के लिए, तो सभी आपको यूएसए से हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह भी प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है। जनहित याचिका जो है कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ पे देखिए यथोचित विधि प्रक्रिया जो है यह भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये सभी को याद कर लेना है। ठीक है, प्रस्तावना के शब्द हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पूर्णावलोकन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और जनहित याचिका हो जाएगा, और उपराष्ट्रपति का पद। ये सभी जो है आपको यूएसए से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में देखिए कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, फिर एकल नागरिकता लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया है। द्विसदनीय का मतलब हो गया जैसे बिहार में द्विसदनीय है। ठीक है, जैसे एक हो गया क्या हो गया, एक हो गया आपको विधानसभा और एक हो गया विधान पारिषद, यही द्विसदनीय व्यवस्था है। आगे देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया है, फिर सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, जैसे सबसे ज़्यादा मत किसको होगा वही मत के आधार पर जो चुनाव जीतता था वह जो चुनाव प्रक्रिया है निर्णय वह लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। सबसे ज़्यादा जिसको मत हो गया वह जीत जाता है, तो यह प्रक्रिया ब्रिटेन से। आगे देखते हैं विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और यहाँ पर संसदीय विशेषाधिकार, यह ब्रिटेन से लिया गया है। आगे यहाँ देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से, देखिए दक्षिण अफ्रीका में है यानी साउथ अफ्रीका से कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हम बताए थे आपको कि क्या है कि इसकी टीम जो है बार बार हार जाती है, तो इसीलिए संशोधन करता है। साउथ अफ्रीका क्या करता है, अपने टीम में संशोधन करके कभी दूसरा को लाता है खिलाड़ी को। ठीक है, इस तरह से हम याद करने के लिए आप लोगों को बताए थे। और यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य उसका निर्वाचन कैसे होगा, यह प्रक्रिया आपको लिया गया है, यह साउथ अफ्रीका से ही। आगे कनाडा से देखिए कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो जाएगा, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा, देखिए यहाँ पे इसको याद रखना है कि केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णय है वह भी लिया गया है, और यहाँ पर संधात्मक विशेषता को भी लिया गया है कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से देख लीजिए। समवर्ती सूची, पहले देखिए समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद क्या है तो व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता लिया गया है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है, यह संयुक्त बैठक जो है 108 में बुलाया जाता है। ठीक है, 108 अनुच्छेद के तहत। और प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे देख लें, आयरलैंड देखते हैं, और आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है वह आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यपाल में सदस्यों का जो नामांकन होता है, राज्यपाल में सदस्यों का जो नामांकन होता है वह आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो लिया गया है यह फ्रांस से लिया गया, और फ्रांस की क्रांति से
यह लिया गया स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को। रूस से देखिए क्या क्या लिया गया है। रूस से देखिए मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। यानी रूस से भारत का जो है संबंध वो अच्छा रहा है, इसीलिए रूस का कर्तव्य बनता है कि भारत को साथ दे, ठीक है। तो कर्तव्य किसका है, मूल कर्तव्य रूस का है, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है यह भी रूस से लिया गया है। जर्मनी देखिए कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी आपातकाल की जो प्रक्रिया है वह जर्मनी से लिया गया है। आगे देखते हैं जापान से। देखिए कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है, ठीक है। जापान को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ भाग देखते हैं, भाग 1 है, तो यहाँ पे भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यानी कि अनुच्छेद यह कितना से कितना तक है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र जो उसका है वह भाग 1 से 4 तक में है। आगे भाग 2 देखते हैं, इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तब 5 से 11 हो जाएगा। 5 से लेकर के 11 तक यह नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, और भाग 2 है नागरिकता से। 3 में देखिए कि मूल अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद अगर 12 से 15 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मूल अधिकार है, और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए मूल अधिकार का तो यह हो जाएगा 12 से 35 तक। आगे देख लेते हैं कि भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और यह नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर के 51 तक है। आगे देखिए कि भाग 4 का क जो है यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य का मतलब हो गया अनुच्छेद 51 के क में इसको रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 51 के क में। आगे देखिए भाग 5 में है कि संघ है, ठीक है, और संघ है, और इसके अनुच्छेद 52 से 151 तक रखा गया है संघ के बारे में, ठीक है। भाग 5 में है कि राज्य है, और राज्य में है कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक का वर्णन राज्य में किया गया है, और यह भाग 6 में। याद रखना है, पहले संघ आएगा उसके बाद राज्य आएगा, तो 5 वाला पहले संघ हो जाएगा और 6 वाला हो जाएगा राज्य हो जाएगा। और 7 में देखिए कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद 238 संविधान के 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 द्वारा अनुसूची द्वारा निरस्त किया गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भाग 7 है यह पहली अनुसूची के भाग ख जो था, और यह भाग ख के राज्य अधिनियम जो था 1956 की धारा 29 द्वारा यह जो है अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद जो 338 है इसको निरस्त कर दिया गया है, निरस्त हटा दिया गया है। आगे देखिए भाग 8 देखते हैं, इसमें क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र है, और यह अनुच्छेद 239 से लेकर के 42 तक है संघ राज्य क्षेत्र। देखिए 9 में, भाग 9 में क्या है, तो पंचायत है, ठीक है, और पंचायत का उल्लेख 243 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 243 से लेकर के उसका अनुच्छेद का वर्णन किया गया है पंचायत से संबंधित। आगे भाग 10 में देखते हैं कि असूचित, ठीक है, अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में यहाँ देखिए कि बारे में जो किया गया है 244 से लेकर के 244 के क तक इसका वर्णन किया गया है भाग 10 का, और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में इसमें प्रशासन के बारे में बात किया गया है। आगे देख लेते हैं भाग 11 में है कि संघ और राज्य के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाग 11 में क्या है, तो संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पे भाग 11 में है, और अनुच्छेद 245 से 263 तक हो जाएगा। भाग 12 में क्या है, तो वित्तीय संपत्ति है, संविदा है और वाद है, और यह अनुच्छेद 264 से 300 के क तक। देखिए संपत्ति के अधिकार को यही हटा करके 300 के क में कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्यिक और समागम अनुच्छेद 301 से 307 तक में है। आगे भाग 14 में कि संघ और राज्यों के अधीन सेवा, संघ और राज्य के अधीन जो सेवा करता है वह 308 से लेकर के 323 तक अनुच्छेद में वर्णन है। और भाग 15 में देखिए, भाग 15 में यह निर्वाचन है, क्या है, तो यह निर्वाचन हो जाएगा, और निर्वाचन जो अनुच्छेद कितना से है, तो यह 324 से लेकर के 329 तक जो अनुच्छेद है इसमें निर्वाचन से संबंधित है, और भाग 15 याद रखना है। भाग 16 देख लीजिए, भाग 16 में कि कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध है, तो इसमें विशेष उपबंध है, तो 330 और 342 जो है इसका अनुच्छेद हो जाएगा। भाग 17 इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है
कि राज्यभाषा, और यह आपको बिहार पुलिस में पूछा गया था कि राज्यभाषा के बारे में अनुच्छेद कितना है, तो 343 है। ठीक है, 343 से 351 तक यह राजभाषा का उल्लेख इसमें किया गया है। भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध है। ठीक है, आपात उपबंध अनुच्छेद जो 352 से लेकर 360 तक है, यह आपात उपबंध जो है भाग 18 में, याद रखना है भाग 18 में, और राजभाषा 17 में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा यहाँ पे कि भाग 19 है। ठीक है, और भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन है यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, सांसद आदि का संरक्षण। यह अनुच्छेद कितना में है, तो 361 से लेकर 367 तक में है। भाग 20 इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको कि संविधान का संशोधन है, और यह अनुच्छेद हो जाएगा 368। ठीक है, 368 हो जाएगा। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है अनुच्छेद, यहाँ देखिए 359 और 352 इसमें शामिल है। आगे देखते हैं भाई सब, देखिए भाग जो है 22 और लास्ट भाग है, और इसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभिक नाम है हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद जो 393 से 395 तक हो जाएगा। यह आपको इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं अनुसूची संबंधित क्वेश्चन है। पहली अनुसूची में देखिए कि 8 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख था। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो था, यह पहली अनुसूची में हो जाएगा। दूसरी में क्या है, तो दूसरी में हो जाएगा क्या कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध है। ठीक है, यानी सभी को यहाँ पे वेतन मिलता है। तो यह अनुसूची 2 से हो जाएगा। पहला में क्या है, तो यहाँ राज्यों का बात किया गया है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। आगे देखिए तीसरा में क्या है, जब मान लीजिए कि मंत्री लोग सब वेतन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसे लेंगे, ये सब वेतन लेंगे तो भ्रष्टाचारी बढ़ेगा। ठीक है, तो भ्रष्टाचारी बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि तीसरी अनुसूची में कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप है। इसीलिए जब भ्रष्टाचारी ये सब करेगा, पैसा जब ज़्यादा मिलने लगेगा, तो इसीलिए सभी को शपथ दिलाता है। तो शपथ कितना में हो जाएगा, सभी को शपथ दिया जाता है तीसरा अनुसूची में। चौथा अनुसूची में है कि विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया है चौथी में। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। पाँचवीं अनुसूची है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, यह आपको 5वीं में हो जाएगा। छठी में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। देखिए यह इंपॉर्टेंट आपको होता है छठी अनुसूची, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य है, इसकी जनजातीय क्षेत्र प्रशासन का उल्लेख किया गया है। चलिए यहाँ पे प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, और प्रस्तावना जो है शुरुआत होता है कि हम भारत के लोग से। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो शुरुआत होता है तो क्या से शुरू होता है। ठीक है, तो हम भारत के लोग से होता है। और यहाँ पे आगे देखिए कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह जो है आपको लाइन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्या, तो संपूर्ण पहले होगा, फिर प्रभुत्व संपन्न होगा, फिर समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, फिर आगे यहाँ पूछा जाता है आपको कि देखिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, यह जो है 3 प्रकार के क्या है, ये 3 प्रकार के न्याय है, 3 गो न्याय है इसमें। फिर विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, और धर्म और उपासना की क्या है, तो स्वतंत्रता है। यानी 5 प्रकार के क्या है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है इसमें। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी 2 प्रकार के समानता की यहाँ बात किया गया है। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है। फिर यहाँ देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की और बंधुत्व, यह जो है आपको यह शब्द पूछा जाता है। ठीक है, तो यह जो है आपको राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व जो है, यह जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। ठीक है, बंधुत्व की नारा। ठीक है, और यह भी बात पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय जो संविधान अपना है कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह भी शब्द को पूछा गया है, ठीक है, तो ये शब्द को भी याद रखना है। अगर अंगीकृत पूछे, अधिनियमित पूछे, समर्पित पूछे तो सभी यही शब्द होगा, ठीक है। यानी यह हो जाएगा यह डेट का, ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मसमर्पित हुआ। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे यहाँ देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो यह संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचा का उल्लंघन न हो, ठीक है। मूल ढांचा का उल्लंघन करने वाली नहीं होनी चाहिए। संविधान में यह प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा का उल्लंघन इसमें नहीं होना चाहिए। और यह कहा गया है केशवानंद भारती वाद में और 1973 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए संविधान संबंधी विचार है। जैसे संविधान संबंधी विचार क्या हो जाएगा कि देखिए उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनैतिक जन्म पत्री कहा है, ठीक है। किसको? उद्देशिका को, यानी कि प्रस्तावना को। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। यह कहें कि जो उद्देशिका है चाहे प्रस्तावना है वह संविधान की क्या है? तो आत्मा है। N.A. पालकीवाला ने कहा है कि संविधान का परिचय पत्र है। जो प्रस्तावना जो है यह संविधान का परिचय पत्र है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। किसको कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। तो यह कहे हैं यह अनुच्छेद 32 को। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है। यह सब बात को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। देखिए पंथ निरपेक्ष का सही भाव हो जाए कि भारत में राज्य का कोई पथ या धर्म नहीं है। सीधा सीधी समझिए कि कोई धर्म नहीं है, ठीक है। इसीलिए पंथ निरपेक्ष इसको कहा गया है। आगे देखते हैं उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो देखिए यह जो हो जाएगा कि यह 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हो जाएगा। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। आगे यहाँ पे देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो यह S.R. बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह बात कहा था। उद्देशिका का जो उद्देशिका है संविधान का अभिन्न अंग है। यहाँ पे आगे सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, तो यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हैं भारत में लौकिक की सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, इसीलिए लौकिक सार्वभौमिकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है। लोक कल्याण की जो बात किया गया है नीति निर्देशक तत्व में है। आगे कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और आगे यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है। देखिए मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में
के अध्ययनों में सभी का विस्तार दिया गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो संप्रभुता है। देखिए आगे यहाँ है कि समाजवादी, अखंडता और पथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। यही 3 शब्द को जोड़ा गया है, याद रखना है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दिया है, तो के.एम. मुंशी के द्वारा यह इसको कहा गया है राजनीतिक जन्मपत्री। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो उच्च न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया है, तो बेरुबारी बनाम संघ मामले में 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं मूल अधिकार देख लेते हैं। यहाँ पे है, देखिए मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। देखिए पहला हो जाएगा कि समता का अधिकार है, और यह अनुच्छेद 14 से लेकर के 28 तक है। समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है, यह 19 से लेकर के 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और यहाँ पर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और यहाँ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, तो यह 29 से लेकर के 30 तक है। फिर आगे यहाँ पे है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना में है, तो यह 32 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह 32 में हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए नागरिक को उपलब्ध मूल अधिकार। नागरिक को मूल अधिकार हो जाएगा। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, और ये अधिकार है कि अनुच्छेद 15, देखिए याद रखना है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ये सब जो है आपको, फिर अनुच्छेद 29 और 30, ये सभी जो है अपने देश के नागरिकों को यह जो है अधिकार मिला है। ठीक है, और अगर आगे देखा जाए यहाँ पे विदेशी व्यक्तियों को, यानी कि सभी व्यक्तियों को, यहाँ पे हो जाएगा कि सभी व्यक्तियों को उपलब्ध मूल अधिकार। वो जी आगे जो बताया वो सभी भारतीयों के लिए था, और यह जो हो जाएगा कि विदेशी को भी होगा और भारतीयों को भी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता हो जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 के पुराने और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और 21 के क जो है शिक्षा का अधिकार है। और यहाँ पर देखिए 23 और 24 है, यह शोषण के अधिकार से संबंधित है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 25, 26 और 27, 28 यह धर्म का स्वतंत्रता है। ठीक है।